Yes. So already we have started last time the concept of errors, right? And we already seen the algebra of errors in a complete way. तो अच्छी तरह से हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स को देखा है और ये देखा है कि किस तरह से एरर्स एडिशन के अंदर कैलकुलेट किए जा सकते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर। तो जो पूरा सिस्टम है एरर्स का, तो वो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर्स में। ओके, सो अभी आज के लेक्चर में हम उसका आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्टली लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना, जस्ट लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, तो जो हमारे पास है ऑलरेडी कि लेंथ का मेजरमेंट हमको करना है, दूसरा मास हम मेजर करना चाहते हैं, और तीसरा टाइम का मेजरमेंट हमको करना है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं आराम से यूजिंग द मीटर स्केल। वी कैन जस्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी बॉडी। ओके, तो किसी भी बॉडी का जो या किसी भी चीज का जो लेंथ है वो हम मीटर स्केल यूज करके, या सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है, या टेप, या जो है टेप यूज करके हम आराम से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इवन मास जो है, मास मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बैलेंस होता है। तो बैलेंस यूज करके हम मास मेजर कर लेते हैं। तो वो आराम से हम किसी भी बॉडी का जो मास है वो बैलेंस में डाल के उसको मेजर कर सकते हैं। या अगर सपोज बैलेंस भी अगर सपोज कम पड़ता है तो उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस करके होता है। स्प्रिंग बैलेंस देखा तुमने? ठीक है, तो जो भी हेवी ऑब्जेक्ट होता है उसको इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस यूज करके उसको उसका वेट जो है वो मेजर किया जाता है, और उसके हिसाब से हमको मास पता चल जाता है। So in this way we can just find out the mass using the balance and time. टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है? टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास घड़ी है कि नहीं? आप कहेंगे कि घड़ी होता है तो घड़ी से हम टाइम मेजर कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरमेंट ऑफ मास, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें ये जो हम चीजें यूज करते हैं या मेजर करते हैं, तो वो नॉर्मल चीजें जो है वो मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल चीजें मेजर करते हैं। लेकिन जो छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें मेजर करना और बहुत बड़ी चीजें मेजर करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। जैसे जैसे लेंथ, लेंथ के बारे में हम बोलते हैं कि लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द मीटर स्केल या और टेप। टेप यूज करके हम कोई भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। बट can you find out the length of the whole radius of earth using any tape? क्या अर्थ का जो रेडियस है वो मेजर करने के लिए कोई मीटर स्केल या कोई टेप यूज होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है। या नहीं सर। बिल्कुल, या अगर सपोज मून, मून कितना दूर है हमारे से, अगर वो तुमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है, मान लो तुमको डिस्टेंस निकालना है मून का अर्थ से, वो भी हम मेजर नहीं कर सकते बाय डायरेक्टली बाय यूजिंग द टेप ओनली और बाय यूजिंग द मीटर स्केल ओनली। मीटर स्केल कहाँ पे लेके जाएंगे उधर, है कि नहीं? तो इसलिए वो प्रॉब्लम है। सो इवन उससे भी आगे जाके अगर मान लो कि सन का डिस्टेंस कितना है हमारे से, वो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए कोई डायरेक्ट टेप यूज करके थोड़ी हम मेजर कर सकते हैं। इतना लंबा टेप तो मिलेगा भी नहीं, और ऊपर से अगर मिल भी गया तो भी सन तक पहुंचेंगे कहाँ से, है कि नहीं? तो वो भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमको कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे लेंथ मेजर करने के लिए। बड़ा लेंथ मेजर करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे। और चलो ठीक है, ये तो हो गया बड़ा लेंथ के बारे में। बट छोटे लेंथ का क्या? छोटे लेंथ सब हम मेजर कर सकते हैं क्या? चलो ठीक है, छोटा मोटा लेंथ होगा तो उसको हम स्केल यूज करके मेजर कर सकते हैं। इवन मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। उससे भी छोटा लेंथ अगर होगा तो चलो मीटर मिलीमीटर का भी 10th पार्ट अगर होगा तो उसको हम वर्नियर कैलिपर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको यूज करके हम मेजर कर सकते हैं। नो डाउट एक मिलीमीटर के 10th पार्ट तक हम मेजर कर सकते हैं आराम से यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। बट उससे नीचे और क्या है? और अगर सपोज हमको मिलीमीटर का 100th पार्ट अगर मेजर करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए तो हमारा फुट स्केल भी काम में नहीं आएगा, या हमारा नॉर्मल जो स्केल है वो भी उसमें काम नहीं करेगा। तो उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाता है। उससे हम मिलीमीटर के 100th पार्ट तक मेजर कर सकते हैं। उससे भी आगे जाके स्पियोरोमीटर होता है, स्पियोरोमीटर।
जिसको यूज करके हम 1000th पार्ट तक, मतलब 1 मिलीमीटर के 1000th पार्ट तक इतना छोटा भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आराम से। उससे भी आगे जाके जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स, उसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम बैक्टीरियाज वगैरह देखते हैं, तो उनको यूज करके हम और भी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जिसमें हम माइक्रोमीटर का 1000th पार्ट जो है वो भी हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये जो छोटे लेंस है उनको मेजर करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, और उससे भी आगे जाके जो लेटेस्ट एकदम मॉडर्न डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, माइक्रोस्कोप जो है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट which can be used to measure the very very small lengths of the order of 10 raised to minus 10 meter. Think of that, 10 raised to minus 10 मीटर, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया। इतना छोटा लेंथ है ये कि मतलब अगर सपोज ये मिलीमीटर जो होता है ना, 1 मिलीमीटर, उस मिलीमीटर को अगर तुम 1 लाख से भी ज्यादा पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दो, 1 लाख, तो मतलब एक्चुअली इट शुड बी 10 lakhs, 10 lakhs के भी ज्यादा पार्ट में अगर डिवाइड कर दो, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो रहेगा ये 10 raised to minus 10 मीटर, विच कैन बी मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना छोटा लेंथ तक हम मेजर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि लेंथ, नॉर्मल लेंथ मेजर करने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब लेंथ बहुत छोटा होता है। तो ऐसे छोटे लेंस मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो छोटे लेंस के लिए एक तो वर्नियर कैलिपर, then again micrometer screw gauge, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पीरोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये यूज करके हम छोटे लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। इससे भी आगे जाके ये एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और सबसे लास्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके भी हम छोटे लेंस मेजर कर सकते हैं। up to we can go up to as minimum as 10 raised to minus 10 मीटर। ओके, 10 raised to minus 10 मीटर्स तक का जो लेंथ है वो भी मेजर किया जा सकता है यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखो, छोटे लेंथ जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, छोटे लेंथ कैसे मेजर करने का समझ में आ गया ठीक से। बट व्हाट अबाउट द बिगर लेंथ्स? जो बड़े बड़े लेंथ्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो होते हैं, वो कैसे मेजर करेंगे? जस्ट लाइक अर्थ का डायमीटर और सन का डायमीटर, मून का डायमीटर, या किसी दो स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस, या सन का हमारे से डिस्टेंस, या मून का हमसे डिस्टेंस, ये बहुत बड़े लेंथ्स है। ये मेजर करने के लिए भी कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया छोटे लेंथ के लिए। बड़ा लेंथ मेजर करने के लिए एक टेक्निक डेवलप किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके, पैरालैक्स मेथड, व्हाट इज दिस पैरालैक्स मेथड एक्चुअली? सी हियर, अभी ऑलरेडी हमने देखा है कि एंगल इज एक्चुअली डिफाइंड टू बी द पार्ट ऑफ सर्कल। कोई भी एंगल जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो ये एंगल हमको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करते हैं? वी कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का वो पार्ट है, ऐसा अगर हम इसको एज्यूम करते हैं, तो उस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगा। मान लो उस सर्कल का रेडियस है 5, और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ अगर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? एंगल इज डिफाइंड एज द आर्क लेंथ 2 अपॉन दिस 5, रेडियस 5। तो इस तरह से ये एंगल इन रेडियन डिफाइन किया जाता है। एंगल इन रेडियन कैन बी डिफाइंड एज 2/5, मींस आर्क अपॉन रेडियस। जो भी आर्क इसके सामने होगा उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमको ये थीटा मिल जाता है, जिसको कि हम एंगल बोल सकते हैं। सो दिस विल बी 0.4 रेडियन। This is the definition of angle in radian. Remember, even in the same way here, if suppose we consider this same angle to be a part of another circle whose radius is suppose 10 centimeter, so arc length will also be the 4 centimeter, right? तो arc length उसका 4 centimeter होगा। तो ऐसे केस में जो रेशियो है, तो रेशियो हम देखेंगे ठीक से, 4 divided by 10 will again be equal to 0.4 radian only. So in this case, you can just get the same angle every time. ठीक है, सो जब तक वो एंगल चेंज नहीं होता तब तक उसका मेजरमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा।
तो इसीलिए एंगल को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है बाय द रेशियो ऑफ रेडियस टू आर्क लेंथ, सॉरी आर्क टू रेडियस। ठीक है, रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस, ये डेफिनेशन है एंगल का। ये अगर एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद हम ये पैरेलक्स एक्सक्यूज मी मेथड। सर, हाँ बोलो। मुझे नहीं समझा सर ये। ओके, एंगल देखो, एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं वैसे भी, जस्ट वेट। अभी कोई भी एंगल जब हमको मेजर करना है तो मेजर कैसे करते हैं? समझो ये एंगल है, इसको मुझे मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोट्रैक्टर लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रखते हैं इस तरह से, राइट। और ये प्रोट्रैक्टर पे क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है रीडिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 90 अप टू 180 होता है, करेक्ट है नहीं? तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक सेमी सर्कल को 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर। तो 180 पार्ट्स, 180th पार्ट ऑफ अ सेमी सर्कल, इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट मेजर दिस एज लाइक 60 डिग्री और 70 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री, जो भी है। तो वो एंगल हम इसी तरह से मेजर करते हैं। बट दिस सिस्टम इज समवॉट आउटडेटेड। ये जो मेजरमेंट करने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, वी हैव टू स्क्रैप इट। ठीक है, ये हमको अभी ये इससे इस तरह से एंगल हमको मेजर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रोट्रैक्टर लगता है। हमेशा अगर हमको एंगल मेजर करना होगा तो उसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। so that is not the practically possible every time. So therefore what will we do is we'll just define an angle in different way. एंगल को मेजर करने का एक अलग तरीका हम ढूंढ के निकालेंगे, which will not require any protractor. ओके, तो अगर सपोज हमको ये एंगल ढूंढ के निकालना है, अब ये एंगल कैसे ढूंढ के निकालेंगे? ठीक है, अभी ये जरूरी नहीं कि वो 60 डिग्री मिलना चाहिए। वी कैन जस्ट डिफाइन द न्यू स्केल फॉर द एंगल और न्यू मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो एंगल विल बी डिफाइंड एज, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल का जो वर्टेक्स है तो वो सेंटर कंसिडर कर लेंगे। सेंटर, एक सर्कल का सेंटर कंसिडर करो उसको, और एक समझो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस का रेडियस ले लो। ठीक है, अगर एक रेडियस ले लेंगे तो वो रेडियस लेके हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, राइट। ये मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस सर्कल का जो भी लेंथ इस एंगल के अंदर आता है वो मेजर कर सकते हैं आराम से। अगर मान लो ये लेंथ अगर हमको मिल गया, इधर से इधर तक का जो लेंथ है वो मिल गया 2 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है। और अभी इस सर्कल का रेडियस अगर हमने लिया था, सपोज मान लो 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस सपोज था। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, अगर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो अभी उसमें ये एंगल डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है ना, ये रेडियस को अगर, सॉरी, इस आर्क लेंथ को अगर हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इस 2/5 को हम क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ दिस हियर, दिस एंगल कैन बी मेजर्ड एज 2/5, मतलब ही वो कितना बन गया, 0.4। ये मेजरमेंट करने का टेक्निक हम डेवलप करेंगे इस तरह से। तो इसका मतलब अभी आप बोलेंगे, अभी 2/5 ऐसा कभी एंगल होता है क्या? हमने तो एंगल, ऐसा कभी एंगल देखा ही नहीं है पहले, क्योंकि हमको जो आदत है कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे एंगल्स मेजर करने की आदत है। तो वही एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर वो अगर 2 मिनट के लिए अगर भूल जाओ कि हमने डिग्रीज में एंगल मेजर करने का जो है वो थोड़ा सा बाजू में रखो, वो भूल भूल जाओ। डिग्री में हमको एंगल पता ही नहीं है कैसे मेजर करने का। एंगल कैसे मेजर करने का, ऐसे एक ही बात पता है हमको। सपोज कि एक ही बात को अगर तुमको सिखाई जाती है कि आर्क लेंथ ढूंढो और उसका रेडियस ढूंढो और उस आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो और उस रेशियो को क्या बोलने का है, एंगल बोलना है, बस खत्म। अगर तुमको पहले से सिखाया जाता तो तुम्हारे लिए ये इजी हो जाता था अभी तक, है कि नहीं? तो ये हमको समझना है कि एंगल कैन बी फाउंड आउट by just taking the ratio of this arc length to the radius. ये डिग्री वाला जो एंगल है वो थोड़ा सा बाजू में रखो, अभी इसके बाद हमको उसको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, हमको कौन सा एंगल यूज करना है, ये वाला एंगल यूज करना है जो कि रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, डिग्री में नहीं। रेडियन में मेजर कैसे करने का एंगल को, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर मान लो कि एक दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज ये एंगल ले लिया जिसका आर्क लेंथ अभी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो ठीक से 3 सेंटीमीटर का उसका आर्क लेंथ है। तो बताओ अभी इस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5।
ऑब्वियसली, है कि नहीं? सो ये जो नया एंगल हमको मिलेगा ये वाला, तो वो कितना होगा 3/5, तो मतलब उसको हम 0.6 लिख देंगे। ये कितना था 0.4 था। इस तरह से अगर मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरूर उसका आर्क लेंथ पहले मेजर करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं सपोज ये आर्क लेंथ मेजर करता हूं और अगर मुझे मिलता है ये आर्क लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इधर तक का आर्क लेंथ है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर्क लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। सो हाउ कैन वी मेजर द एंगल हियर? ये एंगल कितना बड़ा है, कैसे मेजर करेंगे? 10/5, दैट्स ऑल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन। सो 10/5 मतलब वो 2 हो गया, 2 रेडियन, लेकिन ठीक है ना, इसको क्या क्या बोलने का, एंगल इन रेडियन, ऐसे बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह से जितना बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा एंगल भी बढ़ेगा, दैट्स इट। सो इन दिस वे वी कैन जस्ट हैव द एंगल मेजर्ड in terms of the ratio of arc to radius, no doubt। तो जितना आर्क बढ़ेगा उतना एंगल भी बढ़ेगा, बिल्कुल। अभी आप बोलेंगे अगर मैंने इस एंगल को इस सर्कल का पार्ट कंसिडर किया इसलिए मुझे 2/5 मिला ना, अगर उसको मैं बड़े सर्कल का पार्ट अगर कंसिडर करता, समझो मान लो ये सेम एंगल है, ठीक है, ये सेम एंगल, लेकिन अभी मुझे उसको एक बड़े अलग सर्कल का पार्ट अगर कंसिडर करना है जिसका रेडियस 5 नहीं है, ठीक है, ज्यादा है सपोज, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं उसको, ठीक है। Yes, suppose this is the same angle which is drawn here, okay, but we want to find out its measurement by using this method। रेडियन में उसको मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। और सर्कल हम कितने भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी रेडियस ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सपोज मैं यह बड़ा रेडियस ले लेता हूँ इस तरह से, इस सर्कल का रेडियस अभी सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस आर्क के सामने का जो मतलब लेंथ है, ये इस एंगल के सामने का जो आर्क लेंथ है वो सपोज 4 सेंटीमीटर आ जाता है। क्योंकि सीधी बात है, देखो जब रेडियस 5 था तो आर्क लेंथ कितना था, 2 सेंटीमीटर का था, बराबर कि नहीं? तो अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस लेता हूं तो वहां पे ये कितना मिलेगा मुझे, आर्क लेंथ कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर का मिलेगा, क्योंकि ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पे एंगल कैसे निकालूंगा, 2/5, जो कि हमने ऑलरेडी वहां पे किया था। लेकिन अगर रेडियस बढ़ गया 10 सेंटीमीटर ले लिया तो फिर आर्क लेंथ भी तो बढ़ेगा कि नहीं, जरूर बढ़ेगा। तो आर्क लेंथ बनेगा 4 सपोज, जो दो भी डबल हो जाएगा मतलब, तो इसलिए फिर ये 4/10 अगर करेंगे तो वो भी फिर से उतना ही आएगा जितना पहले हमको मिला था। अभी आप बोलेंगे अगर मैं रेडियस कम करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर रेडियस कम करते हो तो अभी भी ये आर्क लेंथ भी तो कम होगा कि नहीं। अगर रेडियस लेते हो सपोज 2.5 ओनली, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया तो आर्क लेंथ भी तो 1 मीटर हो जाए, 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अगर आर्क लेंथ बन गया 1 सेंटीमीटर और रेडियस बन गया 2.5 सेंटीमीटर, तो 1/2.5 will again be the same as this। सर मतलब इसमें एंगल चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेगा एंगल? हाँ, क्योंकि वो एंगल हमने सेम रखा है ना, देखो एंगल तो सेम ही है, ठीक है। बट इफ यू जस्ट मेजर दिस एंगल बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस, वी आर फ्री टू चूज एनी सर्कल, ठीक है। So we can take any radius, no? यस, वी कैन टेक एनी रेडियस, ठीक है, इट डजंट मैटर। जितना भी छोटा रेडियस चाहिए छोटा रेडियस ले लो, बड़ा रेडियस चाहिए बड़ा रेडियस ले लो। लेकिन इस से फर्क इतना होगा कि अगर रेडियस बढ़ाते हो तो आर्क लेंथ भी बड़ा बनेगा, और अगर रेडियस छोटा करते हो तो आर्क लेंथ भी छोटा बनेगा। लेकिन रेशियो जो है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब तक वो एंगल कांस्टेंट है तब तक वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड हेंस दैट रेशियो विल बी एसोसिएटेड विद दैट एंगल, and that's why we just call that ratio itself as that angle, okay। तो उस रेशियो को ही हम एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल कैसे मिला हमको, 4/10 या 2/5 या 1/2.5 कुछ भी करो तो भी वो तुम्हारा 0.4 रेडियन भी ही आने वाला है। कैसे भी करके वो 0.4 रेडियन ही आएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक तुम ये एंगल चेंज नहीं करते हो तब तक। हाँ, लेकिन अगर तुमने एंगल चेंज किया, अगर मान लो इतना बड़ा वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, तो फिर तो उसका आर्क लेंथ ही चेंज होगा ना, तो इसलिए वो एंगल भी चेंज होगा जरूर।
तो उस केस में भी अगर वो भी कांस्टेंट रखते हो तभी भी रेडियस अगर बदलते हो तो भी वो एंगल सेम ही रहेगा। मतलब ये इस एंगल को भी हम अलग अलग रेडियस से मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो भी रेशियो होगा आर्क लेंथ टू रेडियस, ये जो रेशियो होगा इस रेशियो को हमको एंगल बोलना होगा। ठीक है, ये बताइए समझ में ठीक से। यस राकेश। यस सर, समझा। ओके सो so we have defined the angle theta to be simply the ratio of arc to radius। ठीक है, s मतलब क्या है यहाँ पे, arc। ठीक है, और r मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियस। इफ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट एन एंगल देन वी हैव टू मेजर द आर्क लेंथ s and divided by radius of that circle and we'll get the angle in radian। ओके, तो इस तरह से हम ये एंगल मिल सकता है हमको, नो डाउट। चलो ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया। एंड इवन वी कैन जस्ट कन्वर्ट दिस एंगल फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्रीज और डिग्रीज इनटू रेडियन ऑल्सो। अभी आज के लेक्चर, आज का जो मैथ्स का आपका लेक्चर है होने वाला है, तो उसके अंदर आपको एंगल्स एंड देयर मेजर्स ये चैप्टर ही प्रिपेयर करना है, स्टडी करना है, जिसके अंदर एक्चुअली यही चीजें तुमको डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, एक्चुअली वो मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का पार्ट है वो। तो मैथ्स के अंदर तुमको ये डिटेल में डिस्कस करना है कि हाउ द एंगल इज टू बी मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, एंड हाउ टू कन्वर्ट इट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्रीज बैक। ओके, तो ये कन्वर्जन भी आपको उसके अंदर सीखना है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने जैसी। सो वी कैन डू इट इन डिटेल इन मैथ्स इन दैट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। चलो ठीक है, बट अभी फिलहाल तुमको इतना ही समझ के लेना है कि एंगल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। ओके, नाउ वंस वी अंडरस्टैंड दिस वी कैन जस्ट understand what is this parallax method is, how to find out the distance of any planet or any star from the earth। okay, तो suppose earth जो है उसका सरफेस ये इस तरह से है। ओके, और यहाँ पे सपोज कोई स्टार है जिसका हमको डिस्टेंस मेजर करना है। लेट अस टेक द डिस्टेंस टू बी d। ओके, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देंगे कैपिटल D। पता नहीं हमको कितना है, ठीक है, वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट वी कैन डू वन थिंग, जस्ट वी कैन बी हियर। सपोज ये जो सरफेस है अर्थ का वो सपोज यहाँ पे इस तरह से है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो इस स्टार को देखेंगे, यहां से दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे अर्थ के ऊपर, A और B सपोज। ठीक है, ये A और B है। यस, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेलीस्कोप रखा। ठीक है, टेलीस्कोप यहाँ पे रखेंगे और उस टेलीस्कोप को टर्न करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने अगर रखा टेलीस्कोप तो यहाँ पे मुझे वो स्टार तो दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, और अगर मैं टर्न करता हूँ इस तरह से, धीरे धीरे टर्न करते जाऊंगा तो कभी ना कभी मुझे ये स्टार दिखाई देगा कि नहीं, जरूर। जब ये स्टार मेरे लाइन ऑफ एक्शन में आएगा या इस लाइन ऑफ साइट में आएगा तो वो मुझे दिखाई देगा, करेक्ट है। सो वी कैन जस्ट सी दिस स्टार थ्रू द टेलीस्कोप एंड अलाइन द टेलीस्कोप इन सच अ वे दैट it will make some angle with the horizontal, that will be actually alpha suppose। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्फा। so this alpha can be measured here। okay, ये अल्फा हम मेजर कर सकते हैं। ये चलो ऐसा करते हैं कि ये जो वर्टिकल के साथ जो इसका एंगल बना हुआ है, क्योंकि पहले हमने इस टेलीस्कोप को ऐसे वर्टिकली रखा था, बराबर, तो इसलिए इस वर्टिकल के साथ जो उसका एंगल बनता है वो हमने सपोज मेजर कर लिया, अल्फा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एट द सेम टाइम there will be another person here at point B here, and he will also take the telescope and keep it vertical initially, and he will just go on rotating it more and more, and so that this star will be there in the line of sight। okay, ये जो स्टार है वो जब तक उसको दिखाई नहीं देता है तब तक वो टेलीस्कोप को रोटेट करता जाएगा, टर्न करता जाएगा, and suppose ultimately it has to turn it through an angle beta here। तो ये बीटा एंगल तक उसको टर्न करना पड़ता है सपोज। ठीक है, तो अभी देखो ये अल्फा और बीटा फाइंड करके हम ये एंगल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल, दिस सपोज इट इज थीटा हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट थीटा, जस्ट यूज Alternate angle.
yes, using the property of triangle. Okay, triangle का property क्या होता है? The sum of all the three angles of a triangle is always equal to 180. Okay, so if we just use this here, but here in this triangle one angle is theta already, but this angle can be written as 90 minus alpha. Do you agree with this? It will be 90 minus alpha, just because this whole thing is 90, because the telescope was already kept perpendicular to the surface and it has been turned through angle alpha. So what angle it will make with horizontal? 90 minus alpha. Chalo theek hai. Here also the same thing can work. The telescope is already kept perpendicular initially and slowly it has turned so as to make an angle beta with vertical. So it will make an angle 90 minus beta with the horizontal, obviously. And now if we just use the fact that the sum of all these three angles of a triangle is equal to 180 degree, then we can just say that here it will be the sum of these three. So theta plus this 90 minus theta, sorry, 90 minus alpha plus this one, that is 90 minus beta. The sum of all these three angles of this triangle is actually going to be 180 degree. But already we can see that this 90 plus 90 becomes 180. And this 90, 180 and this 180 can just be cancelled out. So that we can just be left with theta minus alpha minus beta is equal to 0, which gives that theta is actually equal to alpha plus beta. Correct hai? That means by finding this alpha and beta and just adding them up, we can get that angle without reaching there. अभी देखो यहाँ पे हम पहुंचे तो नहीं है, फिर भी बिना यहाँ पे पहुंचे हम ये एंगल निकाल सकते हैं जो कि ए बी, अर्थ के ऊपर का जो डिस्टेंस ए बी है वो सबटेंड कर रहा है वहां पे. ठीक है, अब ये डायग्राम एक्चुअली प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, क्योंकि नहीं तो डायग्राम हमको इस तरह से ड्रॉ करना होगा. देखो, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस स्टार, क्योंकि स्टार से जो डिस्टेंस है अर्थ का वो तो बहुत ज्यादा होने वाला है कि नहीं. तो इसलिए ये अर्थ का जो सरफेस है it will be almost flat and the 2 points on the earth will actually be very close here in this way. तो ये जो अर्थ के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं ये बहुत नजदीक रहेंगे एक्चुअली इस तरह से, और ये जो स्टार है वो यहाँ पे रहेगा. इमेजिन करो ठीक से. तो अगर ऐसा है तो उस केस में देखो ठीक से, ये जो एंगल बनेगा इस स्टार के द्वारा इस ए के साथ जो एंगल बनेगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, ये हमको मिल गया. और सिमिलरली इस स्टार का जो बी के साथ जो एंगल बनेगा वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी बी हियर. ओके, तो ये एक्चुअली बी रहने वाला है. ठीक है, अभी हमने क्या किया देखो. यस, तो यहाँ पे हमने ये जो अल्फा है यहाँ पे मेजर किया. अल्फा और बीटा हैज टू बी मेजर्ड हियर इन दिस वे. ये दोनों एंगल्स जो है वो एक्चुअली अल्फा और बीटा रहने वाले हैं. इधर के यहाँ पे अल्फा रहेगा और ये बीटा रहेगा, और ये जो एंगल है तो वो एक्चुअली थीटा रहने वाला है. करेक्ट है. सो वंस वी मेजर अल्फा एंड बीटा वी कैन जस्ट ऐड देम अप एंड गेट दिस थीटा. एंड वंस वी गेट दिस थीटा वी कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है. अभी हमने क्या डिफाइन किया. एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. याद है कि नहीं, आर्क अपॉन रेडियस. तो इस एंगल के लिए वो अप्लाई करो तो एंगल विल बी इक्वल टू आर्क दैट इज ए बी अपॉन रेडियस दैट इज कैपिटल डी, which is the distance of this star from this earth, either A or B. Anyways, we can just keep it as it is, or even mean distance will also not be much different than this OA or OB. Okay, so therefore we can just get that this theta is actually going to be equal to the distance AB upon OA or OB, which is going to be actually D here. Okay, तो अगर हमको ये मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन D, तो उसमें से हम ये शफल कर सकते हैं, थीटा को नीचे लेके जा सकते हैं और AB को एज इट इज रख सकते हैं. तो इससे हमको मिलेगा D इज इक्वल टू AB अपॉन थीटा. बट AB कैन बी इजीली फाउंड आउट बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी ऑन द अर्थ सरफेस. राइट, सो ये जो 2 पॉइंट्स है वो तो अर्थ सरफेस के ऊपर ही कोई 2 पॉइंट्स है. तो अर्थ के सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो हम डायरेक्ट किलोमीटर में निकाल सकते हैं आराम से.
once we measure this distance between A and B as d, small d, here we can just put it there and get this d divided by theta to be simply equal to capital D. And in this way we can just get the distance of that star or any planet from the Earth in this way by just observing that planet from the two different points on the Earth and just finding out the angles of sight. Okay, this alpha and beta is called as the angle of sight. You can see once we get that angle of sight, alpha and beta, we can just add them up so as to get theta, and this theta can be put here in this formula so as to get this capital D here, which is the distance of that planet or star from the Earth surface. Getting this? Any doubt? समझा पूरा ठीक से? किस तरह से कोई भी प्लैनेट या किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेजर किया जाता है अर्थ से? कुछ भी डाउट है तो पूछो जरूर। यहाँ पे डायग्राम से बिल्कुल सामने है हमारे। देखो ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड डायग्राम है क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा बहुत छोटे रहने वाले हैं, लेकिन तुमको वैसा दिखा है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया। इतने बड़े एंगल से उसको टिल्ट किया, लेकिन उतना बड़ा एंगल से टिल्ट नहीं करना पड़ता है। वो एंगल जो है वो 0.00 में होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बट वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये अल्फा और बीटा हमने अगर मेजर करके लिया, so once we get this alpha and beta, we can just add them and get this theta here by using the property of triangle. And once we get this theta, we can just apply the definition of angle in radian on that theta, that is arc upon radius. तो इस theta के लिए arc कौन है? AB है, और radius कौन है? The mean distance between that star and the earth, that is capital D here. So we can just say that this theta will be equal to AB upon capital D, where D can be found out to be AB upon theta. Theta has been already measured by adding this alpha and beta, and small d can also be measured because these 2 points are already there on the Earth surface. Therefore, d can also be measured, theta can also be measured, and by dividing these two, we can just get this capital D here, which is actually the distance between the Earth and that star, which was somewhat very difficult to find out otherwise. Okay, तो ये distance measure करना कोई actually easy काम नहीं था, बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी हमने ये एंगल का डेफिनेशन और ये जो डिस्टेंस बिटवीन ये एंगल का जो डेफिनेशन है, ये पूरा जो मेथड है, ये मेथड यूज करके ही हमने वो मेजर करके लिया कैपिटल डी डिस्टेंस जो है, एंड दिस मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पैरेलैक्स मेथड. ओके, समझा ठीक से व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. Okay, so if you don't want, you can just take the screenshot of this first. Okay, let us see one more thing here in the same case. This parallax method can also be used to find out the distance between any two stars or any two planets. Actually, suppose this is the surface of Earth, okay, and suppose there are two stars like this here. One is at this point here and other one is here. ओके, ये दोनों स्टार्स जो है वो यहाँ पे है इस तरह से. अभी सपोज हम यहाँ पे बैठे हैं और हमको इन दोनों स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस ढूंढ के निकालना है. अभी उन दोनों स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस ढूंढने के लिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. अगेन वी कैन जस्ट यूज द सेम पैरेलैक्स मेथड एंड फाइंड आउट दिस डिस्टेंस हियर. ओके, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस टू बी b. ओके, ये डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं, चलो ठीक है. बट हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ वी जस्ट टेक अ टेलीस्कोप, okay, and telescope, and suppose we align it with this first star here. तो इस टेलीस्कोप को हम इस तरह से अरेंज करते हैं सपोज, ताकि ये फर्स्ट वाला जो स्टार है वो हमारे विजन में आ जाए. ठीक है, सपोज वी ब्रिंग दिस स्टार इन द विजन. सपोज इस टेलीस्कोप के अंदर ये स्टार हमको दिख रहा है, इस तरह से हमने इस टेलीस्कोप को अरेंज किया. ठीक है, अभी यहां से हमको स्टार्ट करना है एंड वी हैव टू गो ऑन रोटेटिंग द टेलीस्कोप, टर्निंग द टेलीस्कोप in such a way that like this. So इस तरह से टेलीस्कोप को टर्न करते जाना है
जब तक ये दूसरा स्टार जो है वो हमारे विजन में ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टार है वो भी हमारे विजन में आना चाहिए, तब तक हमको इस टेलीस्कोप को टर्न करना है, ठीक है। सो वंस वी गेट दैट दिस टेलीस्कोप is turned in such a way that the second star is in the vision, so what angle we have turned this telescope through can be measured by using this theta here, okay। ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं आराम से, ओके। और सपोज कि ये जो डिस्टेंस b है वो हमको पता नहीं कितना है, but the distance, mean distance of this both of the stars from the earth surface is already known. It can be found out by using this previous method here. ये पहला वाला जो मेथड है उसमें से हमको एक्चुअली कैपिटल डी तो मिला हुआ है ऑलरेडी, बट इफ यू फाइंड आउट दिस डी इजीली, बट थीटा हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है, सो स्मॉल बी कैन बी फाउंड आउट इजीली बाय वंस अगेन by applying the angle of definition of angle here. What is the definition of angle? Angle is always equal to arc upon radius, correct hai? Yes, arc upon radius. So if we just use it here, then angle is nothing but theta, which must be equal to the arc. अब इस थीटा के सामने का आर्क कौन है? b है. So this b should be divided by the radius, which is capital D here. And now we already found out this d here, right? So इस d को हम इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, so that we can just express this b in terms of the product of d and theta. And here d is already found out by using this method, and theta can be easily found out because that is the angle made by the telescope, okay, between these two positions of this star. And then we can just find out this b by just multiplying this capital D and theta easily. So in this way, we can just find out the distance between two stars also, or even any two planets also. Okay. So in this way, we can just find out the distance. Yes. So that's all about the measurement of length we have done here. Okay. और भी एक दो तीन चीजें हैं इसके बारे में समझने जैसी, जो हम मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। Okay. Is there any doubt in this today's lecture? You are done so far? No, sir. Okay. No. Okay. Yes. Chalo, thank you all of you. Let us stop here.